So good evening friend. Today I have brought you a new topic, confession. Confession is mentioned in Indian Evidence Act under section 24. कन्फेशन का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट। इसे और सिंप्लीफाई करो तो इसका मतलब होता है अपने जुर्म को कबूल करना। इंग्लिश लॉ में यदि सीधे सीधे कन्फेशन है तो ही कन्फेशन कहलाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिससे यह पता लगता है कि क्राइम इस व्यक्ति ने किया तो ऐसी स्टेटमेंट कन्फेशन कहलाएगी। कन्फेशन रेलिवेंट और इरेलीवेंट दोनों होती है। सेक्शन 24 to 26 हम इरेलीवेंट कन्फेशन के बारे में बात करेंगे। 27 to सेक्शन 30 हम कन्फेशन रेलिवेंट कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स सी व्हाट सेज इन बेयर एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा दी गई कन्फेशन इरेलीवेंट होती है यदि उसके कन्फेशन किए जाने के बारे में न्यायालय को ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड की कन्फेशन किसी इंड्यूसमेंट यानी किसी दबाव में ली गई हो, या किसी थ्रेट देकर ली गई हो, या कोई प्रॉमिस करके ली गई हो, तो ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी कन्फेशन इरेलीवेंट होगी। यानी यदि कोई एक्यूज्ड अपनी कन्फेशन वॉलंटरी नहीं करता है, चाहे वो कन्फेशन वो सत्य ही बोला, उसने ही क्राइम किया हो, लेकिन वो कन्फेशन वॉलंटरी नहीं है, तो भी वो इरेलीवेंट होती है। यानी जो व्यक्ति क्राइम किया हुआ है उसने कन्फेशन कर रहा है कि उसने क्राइम किया हुआ है, लेकिन वो कन्फेशन किसी थ्रेट, किसी प्रॉमिस या किसी इंड्यूसमेंट पे ली गई है, तो वो कन्फेशन इरेलीवेंट होगी। यानी जो भी कन्फेशन होती है वो वॉलंटरी होना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से दी हुई, तो ही वो कन्फेशन रेलिवेंट होगी, अदरवाइज वो इरेलीवेंट हो जाती है। तो कन्फेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और दूसरा जुडिशियल कन्फेशन। सबसे पहले जुडिशियल कन्फेशन देखते हैं। जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है यदि कोई एक्यूज्ड जो उस पर मुकदमा चल रहा हो, उस मुकदमा का ट्रायल चल रहा हो जिस कोर्ट में, उस कोर्ट में कुछ भी कन्फेस करेगा तो वो जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगी। और जिस ट्रायल कोर्ट में उसकी मुकदमा चल रहा उससे बाहर कहीं भी वो कन्फेस करता है तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाती है। जैसे पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करके ले आया, गिरफ्तार करने के बाद वो 164 का बयान करने किसी न्यायालय के समक्ष ले जाता है, जो उस स्टेशन का जुरिडिक्शन जिस न्यायालय में पड़ता हो, और यदि वो स्टेटमेंट में अपनी कन्फेस करता है उस 164 के बयान में, तो वो भी कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगी। भले ही वो कोर्ट में ही क्यों नहीं दे रहा हो, लेकिन वो ट्रायल कोर्ट नहीं है इस केस का, तो वो भी कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाती है। कन्फेशन इरेलीवेंट होने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट है, आइए देखते हैं। इंग्रेडिएंट से पहले कन्फेशन को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में एक गांव के सरपंच है, दूसरा उसी गांव का कोई एक व्यक्ति है जिस पे किसी के हत्या का आरोप लगा हुआ है, उसी गांव के किसी व्यक्ति के। तो सरपंच ने उसे बुलाकर पूछते हैं कि यदि तुम सच सच मुझे बता दो तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। इस पर एक्यूज्ड कन्फेस्ट कर लेता है सरपंच के सामने, तो ऐसी कन्फेस्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाएगी, क्योंकि सरपंच के सामने यानी कोई ट्रायल कोर्ट तो है नहीं, तो ऐसी कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाती है। इस कन्फेशन में प्रॉमिस भी है, तो ऐसी कन्फेस अंडर प्रॉमिस ली गई है, तो ये सारे के सारे कन्फेशन इरेलीवेंट होंगे। दूसरे एग्जाम्पल में एक पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करके थाने में लाता है किसी व्यक्ति को, और उससे कहता है कि यदि तुम अपने जुर्म कबूल कर लो
न्यायालय के सामने तो मैं तुम्हारी सज़ा कम करवा दूंगा, नहीं तो फांसी लगेगी। इस पर यदि एक्यूज्ड न्यायालय में अपनी कन्फेशन दे भी देता है तो ऐसी कन्फेशन रिलीवेंट नहीं होगी, ऐसी कन्फेशन इरेलीवेंट होगी, क्योंकि इसमें थ्रेट है। ऐसी कन्फेशन थ्रेट से ली गई है तो ये इरेलीवेंट होगी। तीसरे एग्जाम्पल में एक डॉक्टर है किसी हॉस्पिटल के, और उसी हॉस्पिटल के नर्स भी हैं। नर्स पे एक्यूजेशन लगा है नेग्लिजेंस के द्वारा किसी की हत्या का, लापरवाही से किसी की हत्या कारित करने का आरोप लगा हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि यदि तुम सच सच बता दो तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। इस पे नर्स जो भी कन्फेस्ट करती है वो अंडर इंड्यूसमेंट के द्वारा करती है, तो ऐसे कन्फेशन भी इरेलीवेंट होती है और कोर्ट में इनएडमिसिबल भी होगी। तो ऐसे व्यक्ति जो सरपंच, पुलिस, डॉक्टर, ये सारे के सारे लोग पर्सन इन अथॉरिटी के अंदर आते हैं, और इनके सामने कुछ भी आप कन्फेस करेंगे वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होती है। और इनके कन्फेशन में अगर प्रोमिस्ड के द्वारा ली गई हो, किसी थ्रेट के द्वारा ली गई कन्फेशन, या कन्फेशन अंडर इंड्यूसमेंट के द्वारा ली गई है, तो ऐसे कन्फेशन रिलीवेंट नहीं होती है। आगे देखते हैं कन्फेशन इरेलीवेंट होने के लिए क्या इंग्रेडिएंट होती है। इंग्रेडिएंट ऑफ कन्फेशन फॉर इरेलीवेंट। कन्फेशन इरेलीवेंट होने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स है, आइए समझते हैं वन बाई वन क्या होता है। द कन्फेशन मस्ट हैव बीन मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन टू ए पर्सन इन अथॉरिटी। मतलब कन्फेशन जो भी है वो एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा ही दी गई हो और पर्सन इन अथॉरिटी को दी गई हो, तो ही ऐसी कन्फेशन इरेलीवेंट होती है। इस पूरे सेक्शन में पर्सन इन अथॉरिटी कंफ्यूज करेगा, आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। सो पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने पोजीशन के बल पर किसी एक्यूज्ड के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकता, कोई दबाव डाल सके, तो ऐसे व्यक्ति को पर्सन इन अथॉरिटी कहे जाते हैं। जैसे गांव का कोई मुखिया हो गया, कोई पुलिस का सिपाही हो गया, कोई मजिस्ट्रेट हो गया, कोई फूड इंस्पेक्टर हो गया, कोई भी अधिकारी हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, तो ऐसे लोग पर्सन इन अथॉरिटी में कहे जाते हैं। इससे जुड़ी एक केस लॉ है भगवती चरण वर्सेस एम्पेरर। इस केस में भगवती एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क था और उस पर किसी क्राइम होने का सस्पिशन था। उसने अपने डिपार्टमेंट के किसी इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गया और ये कहने लगा कि मुझे इस केस से बचा ले। इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें इस केस से बचा लूँगा यदि तुम मुझे सच सच बता दो। तो इस भगवती चरण ने सारी की सारी कन्फेशन उस इंस्पेक्टर को दे दी कि उसने ही कत्ल कर रखी थी। तो ये जो भी कन्फेशन उस इंस्पेक्टर को दी भगवती चरण के द्वारा वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। दूसरा, जो भी कन्फेशन दिया वो प्रॉमिस में दिया, क्योंकि इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें इस केस से बचा लूँगा यदि तुम सच सच बताओ, तो इसमें प्रॉमिस है। तो ऐसे कन्फेशन इरेलीवेंट होगी। दूसरा है इट मस्ट अपीयर टू द कोर्ट दैट द कन्फेशन हैज़ बीन कॉज्ड और ऑब्टेन बाय रीजन ऑफ एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। इसका मतलब हो गया कि यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो भी कन्फेशन अ पर्सन इन अथॉरिटी में दी गई है वो किसी इंड्यूसमेंट, किसी थ्रेट या किसी प्रॉमिस के द्वारा ली गई है, तो ऐसे कन्फेशन को इरेलीवेंट कन्फेशन कहेंगे, ये कोर्ट में इरेलीवेंट होगी। अगला इसका इंग्रेडिएंट्स है द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस मस्ट हैव रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई थ्रेट, ऐसी कोई इंड्यूसमेंट या ऐसा कोई भी प्रॉमिस जो एक्यूज्ड के चार्ज को कन्फेस करने के लिए की गई हो तो ही वैसी कन्फेशन इरेलीवेंट होगी। इसके अलावा, चार्ज के अलावा कोई भी कन्फेशन होगा, कोई भी ऐसी थ्रेट होगी, कोई भी ऐसा इंड्यूसमेंट होगी, वो रिलेवेंट होगी,
सिर्फ और सिर्फ ऐसी कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के द्वारा ली गई हो और उस चार्ज को कन्फेस करने के लिए ली गई हो, तो ही वो इरेलीवेंट होगी। इसका अगला है द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस मस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बी सफिशिएंट टू गिव द एक्यूज्ड ग्राउंड which would appear to him reasonable for supporting that by making it would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in relation to proceeding against। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय को विश्वास करने का ऐसा कारण हो कि एक्यूज्ड के कन्फेशन से उसको कोई लाभ होने वाला है या उससे किसी बुराई से बचने के लिए उसने कन्फेस कर रहा, तो ऐसी कन्फेशन इरेलीवेंट होगी। सो आइए इसे केस लॉ के द्वारा हम समझते हैं। केस लॉ सेक्शन 24 से जुड़ी कुछ केस लॉ है, उसके बारे में हम जानते हैं। पहला केस लॉ है पालका नारायण स्वामी वर्सेस इम्पेरर AIR 1939 का केस है। पाकला नारायण स्वामी के वाद में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी एविडेंस जो आपको क्रिमिनल सिद्ध करता हो और वो आपके द्वारा दिया गया है, तो वो कन्फेशन है। चाहे वो बयान सीधा सीधा ना आया हो तो भी कन्फेशन है। जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दिया लेकिन वो स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं है, लेकिन उस स्टेटमेंट से ऐसा पता चल रहा है कि आपने वो क्राइम किया है, तो ऐसी स्टेटमेंट वो कन्फेशन कहलाएगी। पाकला नारायण स्वामी के वाद में यह कहा गया। दूसरा केस लो पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 354। परविंदर कौर स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ऑनरेबल कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि स्टेटमेंट को जब भी यूज करनी चाहिए पूरा यूज करना चाहिए, या तो उसे पूरा यूज करें या उसे रिजेक्ट कर दें। आधा अधूरा स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं। जो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट है उसको यूज कर लो, और जो स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट नहीं है, उसको फेवर कर रही है, उसको यूज ना करो। यह उचित नहीं है। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। दूसरा केस है इंपीरियर वर्सेस बाल मुकुंद ILR 1930। इस केस में प्रिंसी काउंसिल ने कहा कि किसी भी कन्फेशन के दो पहलू होते हैं, पहला क्यों और दूसरा कैसे। जब किसी कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसके दोनों पहलू पर ध्यान देना होगा, दोनों पहलू को साथ साथ देखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक कोई कन्फेशन आया कि मैंने इसकी हत्या की है किसी प्राइवेट डिफेंस में, तो इसके दो पहलू हैं। एक पहला आया कि मैंने इसकी हत्या की, आपने ये स्टेटमेंट, ये कन्फेशन सुन के एक्यूजेशन कर दिए। दूसरे स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिए कि मैंने इसे क्यों मारा, प्राइवेट डिफेंस में। तो यही बोल रहा है इंपीरियल वर्सेस बाल मुकुंद केस में, जब भी जो कन्फेशन आती है उसके दो पहलू होते हैं, क्यों और कैसे, तो दोनों को साथ साथ देखना होता है, दोनों पहलू को साथ साथ देखना चाहिए, ऐसा इंपीरियल वर्सेस बाल मुकुंद के केस में कहा गया। अगला केस लॉ है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1959 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1033। निशिकांत झा एक तालाब के किनारे खून से लगे कपड़े को धो रहा था। गांव वाले ने इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने उसे पूछा तो उसने जवाब दिया, मेरे दोस्त को चोट लग गई थी तो उसके बचाने के चक्कर में मेरे ऊपर ये खून लग गया, मैं इसे खून धो रहा। फिर पुलिस ने उसे दबाव डाला, फिर पूछा उसे, फिर उसने बताया कि मेरे दोस्त को किसी से झगड़ा हो गया था और उसको चोट लगी थी और उसको बचाने में ये खून लगी थी, इसको धो रहा हूँ मैं। फिर पुलिस वालों को शक हुआ, फिर उसने दोबारा से उसने दबाव डाला, तो फिर उसने अपनी स्टेटमेंट में दूसरी कुछ बातें कही। उसने कहा ट्रेन में अफरा तफरी मच गई थी
भीड़ में किसी को चोट लगी, उसको चोट, उसका खून मेरे मेरे कपड़े पर लगे, मैं तब धो रहा। तो ऐसे बार बार उसने स्टेटमेंट चेंज करते करते अपना कन्फेशन किया था। लास्ट में जो स्टेटमेंट अपनी कन्फेशन किया, पुलिस के हाथ में एक चाकू लगी, चाकू पे उस खून के भी निशान थे और उसके कपड़े के भी निशान थे। तो दबाव डाला तो उसने अपनी कबूल किया, अपना कन्फेशन दिया और कन्फेस भी किया कि हमने इसने किसी व्यक्ति को हत्या की है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट, इसकी ऐसी कन्फेशन बार बार है, बार बार कुछ अलग। तो ऐसी कौन सी कन्फेशन उसको, ऐसी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आई जो उसको बचा रही थी, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट जो उससे फंसा भी रही थी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे जो स्टेटमेंट इसने दिया, जो बाकी एविडेंस से कोराबरेट हो रही है, तो उस स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे, उस स्टेटमेंट को हम उसे रेलिवेंट करेंगे। मतलब जो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे 4-5 स्टेटमेंट दिया और उन 4-5 स्टेटमेंट में से जो भी सर्कमटेंशियल एविडेंस से कोराबरेट हो रहे हैं, तो उसी स्टेटमेंट को हम कंसीडर करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में। तो इस पूरे केस में हमने पढ़ा कि ऐसी कौन सी कन्फेशन रेलिवेंट है और कौन सी कन्फेशन इरेलीवेंट होगी। तो अब तक मैंने जितना पढ़ा वो इरेलीवेंट के लिए पढ़ा। सेक्शन 25, 26 और 27 पूरी की पूरी ये इरेलीवेंट की बात करता है। 27, 28 और 29 और 30 ये रेलिवेंट कन्फेशन की बात करेंगे, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।